IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र में भारत का भौतिक विभाजन चैप्टर में पार्ट 2 वीडियो है। मानचित्र के द्वारा इसको चीज़ों को बताया गया, बिल्कुल एटलस के द्वारा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिना हल किए आप जो है आगे क्वेश्चन के जो है आइडिया को पता नहीं लगा सकते कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में सही क्रम क्या है? इसको ऊंचाई के अनुसार इन पर्वतों को हमें इसमें क्रम में रखना है कि सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है और उसके बाद कौन सा है। तो सबसे पहले है आपका इसमें माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो सबसे ऊंचा है। तो चारों ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट सबसे पहले है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, 8,850 मीटर है। फिर आपका गार्डविन आइंस्टीन, इसे हम K2 कहते हैं, याद रखना, ये 8,611 मीटर ऊंचा है। और फिर कंचनजंगा है आपका, ये कहाँ पर है? तो ये आपका ये सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्रम से इनको अगर हमें सजाना होगा तो ऊंचाई के अनुसार इसका क्रम यही होगा। और लेकिन अगर पूछा जाए जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, जो जम्मू कश्मीर में है। याद रखना, ये आपका गार्डविन आइंस्टीन इसी का पूरा नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो हमें इस सबको भी अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो ये आपको ये पता है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय का भाग है कौन? नंदा देवी चोटी है। और ये याद रखना, ये बायो रिजर्व भी इसको घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी याद रखना, ये राजस्थान में है। और गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अरावली पहाड़ी की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट आबू। तो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। ठीक है, तो याद रखना, इसको समझना कैसे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें पर्वत श्रेणी की बात करें, तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी है, उसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट आबू है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। और याद रखना, यहीं पर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए हैं, जिन्हें हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? इसमें कौन सी हिमालय की चोटियां हैं जो पूर्व से अगर हम चलें पश्चिम की ओर चलते तो उनका सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसमें होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। पहले आपका नामचा बरवा, फिर आपका है कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, और फिर आपका नंदा देवी है। आप इस चित्र में भी मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नामचा बरवा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो अगर हम इसको पूर्व से चले पश्चिम की ओर तो सबका क्रम यही होगा। तो इसको जब तक हम मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसको हमें मैप के थ्रू हल करने की जरूरत है। और जब आप ऐसे ही क्वेश्चन हल करते हैं तो आगे के भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें कौन सा ऐसा पर्वत है जो भारत में नहीं है? तो गोसाई थान ये नेपाल में है। कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी ये तीनों भारत के उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये नेपाल में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह कौन है? तो याद रखना, कुल्लू घाटी किन के बीच पाई जाती है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी पाई जाती है। तो याद रखना, ये आपका धौलाधर पर्वत है और ये आपका ये पीर पंजाल है। इसी के बीच में जो घाटी है इसी को हम कुल्लू घाटी कहते हैं। इसके बाद मनाली पड़ जाता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो घाटी कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाती हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन सी घाटी कहाँ पाई जाती हैं इसको लेकर के भी जो है हम आपको एक पोस्ट डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि भारत में कौन सी घाटी किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो कुल्लू घाटी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश में, और ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी याद रखना कहाँ पर है? तो ये आपका है केरल में है। इसे हम जो है साइलेंट वैली कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं शांत घाटी। और ये जो कहाँ पर है?
केरल में है। आप इस मैप के माध्यम से समझिएगा। यहाँ ये आपका मैप है, यहाँ पे आपका नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी है। तो अन्नामलाई नीलगिरी के बीच में पालघाट दर्रा है। इस पालघाट दर्रे के आसपास क्षेत्र को ही शांत घाटी कहते हैं और यहाँ से भरतपुच्छा नामक नदी बहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोमडीला दर्रा कहाँ है? या अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सही। जो है सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, सेला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा भी मैंने आपको बताया कि पालघाट दर्रा दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, एक नीलगिरी एक अन्नामलाई के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा है और याद रखना इसी पालघाट दर्रे से दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी में प्रवेश भी करता है और इसी को जो है साइलेंट वैली या शांत घाटी भी क्षेत्र कहते हैं। तो इसी से आपका मानसून बंगाल खाड़ी में प्रवेश करता है, बंगाल खाड़ी की शाखा मानसून की। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। तो कहाँ पर है? तो याद रखना ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है और याद रखना ये केरल और तमिलनाडु दोनों को संपर्क यहीं से होता है। दोनों राज्यों को आने जाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जो है हाईवे भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें कौन सा जिसका सुमेल नहीं है? पहला है आपका बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है और इसी से याद रखना भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? याद रखना भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। पालघाट दर्रा केरल में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा दर्रा है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं आता है? ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है, याद रखना। ठीक है, तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में मुख्य रूप से है। ये आपका सुलेमान और हिंदुकुश पहाड़ी के बीच में है। बाकी याद रखना ये थालघाट दर्रा भोरघाट और कहाँ पर है? ये दोनों जो है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है और पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखना। और थालघाट और भोरघाट दर्रा दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर हैं, यहाँ पर हैं। ठीक है, भोरघाट और थालघाट दर्रा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है सीपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है और याद रखना सीपकीला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो सतलज नदी चीन से आती है और सीपकीला दर्रे से ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अर्थात भारत में प्रवेश करती है। नदी कौन सी? सतलज, ये भी आपको याद रखना है। लीपू लेक दर्रा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यह भी याद रखना लीपू लेक दर्रे को लेकर के ही भारत और नेपाल के बीच में विवाद भी चल रहा है, तो आप इसके पर्पज से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। और जो जिला कहाँ है? आपका कश्मीर में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लीपू लेक उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा है और राज्य दिया गया है। ठीक है, पहला है सीपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा मेघालय में, नाथुला दर्रा मेघालय में ना होकर के सिक्किम में है और जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है आपका लीपू लेक उत्तराखंड बिल्कुल सही। नाथुला सिक्किम में है, यही गलत हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल में, पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता बनाया गया है? तो लेह कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो किस रास्ते से होकर के, किस दर्रे से होकर के रास्ता बनाया गया है? तो जोजिला दर्रा होते हुए ही जो है ये लेह जाने का मार्ग बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रा दिया है और राज्य दिया है। जेलेपा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। तो नाथुला और जेलेपा दोनों सिक्किम में है। माना और नीति दर्रा और लीपू लेक ये तीन उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। सीपकीला दर्रा जम्मू कश्मीर में गलत हो जाएगा, सीपकीला हिमाचल प्रदेश में है और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है, इसमें कौन सा एक जो सुमिलित नहीं है, तो नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो हर तरह से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगरी बिंगरी नीति और माड़ा क्या है, ये माना मतलब माना है, ये क्या है, तो ये दर्रा है, और ये सब कहाँ है, तो ये सब आपको याद रखना उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सब दर्रों के नाम हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए, तो आजकल दिशा के अनुसार क्रम भी पूछ देते हैं, तो पश्चिम से अगर हम पूरब की ओर चलें तो इनको हम एक एक करके कैसे सजा सकते हैं, तो पश्चिम आपका ये है, पूरब आपका ये है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, तो सबसे पहले होगा आपका याद रखना पश्चिम से अगर हम पूरब की ओर चलते हैं तो सबसे पहला इसमें होगा आपका कौन सा, शिव किला, या आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद कौन सा होगा, लीपू लेक होगा आपका उत्तराखंड में। इसके बाद कौन सा होगा, फिर आपका नाथुला होगा सिक्किम में, और फिर बोमडीला होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका क्रम ये बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे दर्रों को हमें दिशा के अनुसार भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जाने लगे हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच पाई जाती है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये पर्वत है, तो पर्वत में जो बर्फ पाई जाती है वो बर्फ कहाँ तक पाई जाती है, जहाँ बर्फ की रेखा खत्म हो जाती है उसे हिम रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हिम रेखा कितनी ऊंचाई के बीच पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 43,000 से लेकर के 6,000 मीटर के पूरब में याद रखना हिम रेखा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो हिम रेखा मतलब ये हो गया जहाँ तक जो है हिमालय में बर्फ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो सियाचिन हिमनद कहाँ है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नुब्रा घाटी में है। अब नुब्रा घाटी के उत्तर में है, तो नुब्रा घाटी कहाँ है, तो नुब्रा घाटी पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन आज ये लद्दाख में है। कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। और नुब्रा घाटी किसका भाग है, तो एक काराकोरम पहाड़ी में है, याद रखना काराकोरम पहाड़ी में है। तो काराकोरम श्रृंखला में ही नुब्रा घाटी है और उसी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर याद रखना भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा, लंबा और बड़ा दोनों है, सियाचिन ग्लेशियर पूरे भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है, नुब्रा घाटी में, लद्दाख में है, और काराकोरम पहाड़ी में है, ये भी याद रखना। और इसके अलावा आप इस चित्र भी देख सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के अलावा और कौन कौन से ग्लेशियर लद्दाख में पाए जाते हैं, सबको यहाँ लिस्ट में मैंने दे दिया है, बियाफो, हिस्पार सब दे दिया है, आप उसको भी देख करके याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछ जाता है। इसको भी उत्तर दक्षिण आप देख लीजिएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण और या तो फिर पूरब से पश्चिम ये ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इनको भी दिशा के अनुसार इसको देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें जैसे पर्वतों के बारे में पूछा था कि पर्वत को पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम सजाइए, वैसे ही हो सकता है आगे चल के कभी ये भी दे दे कि ग्लेशियर को भी आप पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम को सजाइए, तो आप कैसे सजाएंगे, तो आपको इसी तरह से सजाना होगा जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, इसमें काराकोरम में स्थित कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो लद्दाख में हैं, और पूरब से अगर हम पश्चिम की ओर जाएं तो पूरब में सबसे पहले सियाचिन है, फिर आपका कौन सा है, बालतोरा है, फिर आपका बियाफो है, फिर हिस्पार है, और फिर बालतोरा है। ये सब याद रखना काराकोरम में है, और सब क्रम से इसको हमें याद भी रखना है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए ना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको ये पोस्ट मैंने कर दिया है, इसको आप पोस्ट भी जा करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे नुब्रा घाटी हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, नुब्रा घाटी है कहाँ, तो ये भी याद रखना, ये लद्दाख में है। ये भी पूछा सकता है कि नुब्रा घाटी है कहाँ, तो ये लद्दाख में है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा, हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो आपका सियाचिन ही है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे चाहे बड़ा पूछे और चाहे सबसे लंबा पूछे, आपका सियाचिन ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौरा बांडी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर, तो चौरा बांडी ग्लेशियर अभी कुछ दिन पहले टूट गया था, तो बहुत चर्चा में था, तो ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये है आपका केदारनाथ मंदिर के ऊपर है, अभी चर्चा में भी रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है भविष्य में। ठीक है, तो इसको याद रखना कि चौरा बांडी ग्लेशियर कहाँ है, तो ये आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, और याद रखना ये भी कि किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा है, हिमालय की हिमनदों के पिघलने की जो गति है वो क्या है, कम है, अधिक है, या जो है समान है विश्व के, या फिर इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे अधिक है। तो हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं,
क्यों पिघल रहे हैं ये भी मैं समझा देता हूँ। जलवायु परिवर्तन के कारण कैसे, ये मान लो पृथ्वी है आपकी और पृथ्वी के ऊपर आपका ये पूरा वायुमंडल है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में CO2 गैस पाई जाती है और CO2 गैस कितनी पाई जाती है 0.03%। अगर याद रखना CO2 गैस ज़्यादा हो जाए, CO2 गैस ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगेगी। और हमारी पृथ्वी गर्म किस गैस के कारण होती है, CO2 कारण। तो प्रकृति ने 0.3 निर्धारित किया है, अगर इसको मानवीय क्रियाओं द्वारा अगर हम जीवाश्म ईंधन को ज़्यादा जलाएंगे तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमारी पृथ्वी तेजी से गर्म होगी। कैसे गर्म होगी, तो सूर्य की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर आती है तो लघु तरंगों में आती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो दीर्घ तरंगों में जाती हैं, और जब दीर्घ तरंगों में जाती हैं तो वो CO2 रोक लेती है। अब CO2 अगर इसको रोक लेगी तो हमारी पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर गर्म होने लगेगी, और जब ऊपर से नीचे की ओर गर्म होगी तो हिमालय जैसे जो पर्वत हैं सबसे पहले ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और सबसे क्योंकि ग्लेशियर सबसे ऊपर होते हैं पर्वतों पर, जब वो पिघलेंगे तो इससे नदियों में बाढ़ आएगी मैदानों में, और इससे सागर का जलस्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना पर्वतों पे भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन का पड़ रहा है, मैदानों में पड़ रहा है, और सागर का जलस्तर भी बढ़ रहा है, तो द्वीपीय और तटीय देशों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, सबसे अधिक है। तो यही होता है जलवायु परिवर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है। तो याद रखना इसका आंसर ए हो जाएगा, क्रिटेशियन युग में हुआ है। ये बेसाल्ट निर्मित लावा शैल क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। ये मान लीजिए दो चट्टानें हैं, तो दो चट्टानें जब एक साथ टकराती है तो इससे भी ज्वालामुखी होती है। जब दो चट्टानें दूर भागती हैं तभी ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो उसको हम दरारी ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। जब दो प्लेटें दूर भागती हैं तो उससे दरार से जो है मैग्मा ऊपर आ गया, नीचे वाला जो भाग है उसको हम मैग्मा कहते हैं, ऊपर वाला जो भाग आकर फैल जाता है इसको हम कहते हैं लावा कहते हैं। तो ये लावा जो है क्योंकि वायुमंडल ऊपर है तो लावा जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और लावा के ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टान बनती है। और मैग्मा चूंकि धरातल के नीचे होता है तो देर से ठंडा होता है, तो इससे ग्रेनाइट, ठीक है, इससे ग्रेनाइट चट्टान बनती है। जो हमारे घरों में सिल लोढ़ा होता है जिससे मसाला पीसा जाता है वो ग्रेनाइट का बना होता है, वो क्योंकि बहुत कठोर होता है। जब हम मसाला पीसते हैं तो उसका जो है कोई भी भाग उसमें पत्थर का हमारे मसाले में शामिल नहीं होता है। तो याद रखना जो बेसाल्ट है ये मुलायम चट्टान है और ग्रेनाइट कठोर चट्टान है। तो ग्रेनाइट मैग्मा के ठंडा होने से बनता है और बेसाल्ट जो है लावा के, ये भी याद रखना। अब दूसरी चीज़, महाराष्ट्र के जो दक्कन का क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो लावा से बेसाल्ट चट्टान बनती है और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ही काली मिट्टी बनती है। तो काली मिट्टी के इसीलिए 5 नाम होते हैं, कौन कौन से, काली मिट्टी, यहाँ कपास ज़्यादा होता है तो कपासी मिट्टी, ये बेसाल्ट से बना है तो बेसाल्ट मिट्टी, लावा मिट्टी इसी को कहते हैं, और इसके कण छोटे होते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं रेगूर मिट्टी। तो काली मिट्टी के 5 नाम हैं। तो जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं तभी हमें चीज़ें समझ में आती हैं, तो हमें बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है किसका। तो मेघालय का पठार किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है जो टूट करके वहाँ चला गया है। याद रखना जैसे आपका प्रायद्वीपीय भाग है तो यहाँ से टूट करके चला गया है कहाँ पर, मेघालय में। तो याद रखना मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और मेघालय पठार याद रखना इसी को शिलांग पठार कहते हैं। इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो और खासी और जयंतियाँ हैं। तो यहाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किस काल में। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वत हुए हैं वो किस काल में निर्मित हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सेनोजोइक महाकल्प काल में हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। धनबाद सबसे अधिक घना बसा क्यों है, ये इसका जो कारण है, यहाँ पे खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे कोयला लोहा सब निकाला जाता है, यहाँ इस्पात उद्योग है, इसीलिए यहाँ पे खनन क्षेत्र होने के कारण और औद्योगिक यहाँ पे विकास ज़्यादा हुआ है, इसलिए धनबाद सबसे ज़्यादा घना बसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, छोटा नागपुर का पठार क्या है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है याद रखना ये अग्र गंभीर है। अग्र गंभीर क्या होता है, जब पठार अचानक समाप्त हो जाए, जैसे ये मान लो ये पठार है तो पठार जब अचानक समाप्त हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, अग्र गंभीर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और छोटा नागपुर का पठार याद रखना यहाँ पे 98% कोयला पाया जाता है और यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आपका
ए हो जाएगा मालवा पठार। तो याद रखना ये अरावली की पहाड़ी है, ये बिंद पहाड़ी है, तो अरावली और बिंद के बीच में ही मालवा का पठार स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आप इस चित्र में भी इसको देख के याद कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरह से चित्र दे दिया है, एक बना के बताया, एक पहले से बना हुआ है, तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर, तो दंडकारण्य क्षेत्र है क्या, ये याद रखना ये एक पठार है। ठीक है, इसी में आपका, इसी को हम बस्तर का पठार कहते हैं, आप चित्र में दे सकते हैं। ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका विस्तार ज़्यादा है। और याद रखना इसी में बैलाडीला जो है ये लोहे की खान है जहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो याद रखना दंडकारण्य क्षेत्र एक पठार है बस्तर का, और ये आपका नक्सलाइड एरिया भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, इसमें कौन सा हिस्सा है जो सबसे पुराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुरानी है। कैसे पुरानी है, क्योंकि खड़गपुर की पहाड़ी में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। आप इस चित्र में भी यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो खड़गपुर की पहाड़ी में धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं, और धारवाड़ क्रम चट्टानें सबसे पुरानी हैं। कैसे, तो याद रखना सबसे पहले आर्कियन क्रम चट्टानें बनी, फिर धारवाड़ बना, फिर कुडप्पा बना, कुडप्पा के बाद तब आपका बिंद, बिंद के बाद आपका गोंडवाना। तो याद रखना धारवाड़ चट्टानें सबसे पुरानी बिहार में है। ठीक है, तो खड़गपुर की पहाड़ी दक्षिण में है। याद रखना प्रायद्वीप ये आपका पठारी क्षेत्र में आता है, बिहार के दक्षिण क्षेत्र में आता है खड़गपुर की पहाड़ी, तो ये सबसे पुराना है। और ये यहाँ चट्टान में कौन सी पाई जाती है, धारवाड़। यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना। याद रखना सबसे पुराना हिस्सा कौन है, तो आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो मेघालय पठार में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो भुवन पहाड़ियां इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो ये चेन्नई से। ये कहीं से भी नापा जा सकता है, लेकिन ये इसका जो केंद्र बनाया गया है वो चेन्नई में बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो याद रखना चेन्नई से ही किसी भी क्षेत्र का औसत समुद्र तल से जो मापा जाता है, तो आपका ये चेन्नई में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत का प्रादेशिक जल स्तर का विस्तार कितना है, तो याद रखना भारत ये है, तो भारत का जल स्तर का विस्तार कितना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तट से 12 समुद्री मील तक, तो तट से 12 समुद्री मील तक की जो सीमा होती है इसे हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है किसका, तो हमारे जो इतिहास में रत्नाकर शब्द आता है वो किसका सूचक है, हिंद महासागर। तो हमारे इतिहास में प्राचीन काल में हिंद महासागर को रत्नाकर कहते थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्वाधिक तटीय अपर्दन कहाँ होता है, मान लो ये तट है, तो तटों पास जो मिट्टी बह जाती है तो उसको हम अपर्दन कहते हैं। तो सबसे अधिक तटीय अपर्दन किससे होता है, तो समुद्री लहरों से होता है। जब समुद्री लहरें आती हैं जाती हैं तो इससे जो है सबसे अधिक तटीय अपर्दन होता है, मिट्टी कट जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, इसमें कौन सा सबसे बड़ा हिमनद है, तो सियाचिन है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कि इनमें कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भारत का मैप है, ये आपका पश्चिमी तट है, आपका ये पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पे कौन है, तो जंजीरा नंबर 1 ये आपका महाराष्ट्र में है, और जो आपका इडुप्पी है ये आपका कर्नाटक में है, जबकि जो है ओरोविले आपका ये जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और तुतीकोरिन भी तमिलनाडु पर है। तो चूंकि पश्चिमी तट पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब तक मैपिंग नहीं होती है तुम्हारी तैयार, तब तक ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। तो आप इसको हम 100 तटों के नाम आपको हम बता देते हैं। जैसे ही आपका भारत का मैप है तो याद रखना आप इस मैप पे भी देखते रहिएगा, सूरत से लेकर के गोवा तक इसको कहते हैं कोकड़ तट। ठीक है, गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक इसको कहते हैं कन्नड़ तट, इसको हम कन्नड़ तट कहते हैं।
न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसको कहते हैं मालाबार तट। ये मालाबार तट है आपका, ठीक है, ये मालाबार तट हो गया। और याद रखना कन्याकुमारी से केजी बेसिन तक इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ये आपका कोरोमंडल तट हो गया। और आपका जो याद रखना उड़ीसा वाला तट है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये लिखा है, ये आपका हो गया उत्तरी सरकार तट हो गया, ठीक है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो याद रखना अलग अलग तटों के सबके नाम है। तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है ये वाला, ये आपका कौन सा तट है? एक कोरोमंडल तट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? सेम वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ है, और आपका ये आपका केप कैमोरिन है कन्याकुमारी के पास। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर के कैप कैमोरिन तक इस तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल ही कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन वही था, थोड़ा घुमा के पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको दे के समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कोकर तट कहते हैं। कैसे? इसको याद रखना, अभी मैंने आपको बताया। तो सूरत यहाँ है और गोवा यहाँ है, तो सूरत से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोकर तट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर जिसे हम सैंडल पीक कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। याद रखना अंडमान में कई द्वीप हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, लघु अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, बृहद निकोबार। तो याद रखना सर्वोच्च जो शिखर है अंडमान निकोबार पूरे द्वीप का, वो सबसे ऊंचा शिखर है सैंडल पीक है, और याद रखना ये उत्तरी अंडमान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये आपका पूरा अंडमान है, ये पूरा निकोबार है, तो बीच से ये लाइन गुजर गई है। आप इस चित्र में भी इसको देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये क्वेश्चन आईएएस में भी आया था, पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो बैरन द्वीप कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, और कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, और सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एक मात्र है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा द्वीप याद रखना पुलिकट झील के अंदर है, और याद रखना श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, जहाँ से जो है आपका यहाँ पर है, और यहीं से सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ठीक है। तो याद श्रीहरिकोटा से ही, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? तो याद रखना जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, और आपका अंडमान ये है, और निकोबार ये है, और यहाँ इस पे आपका सुमात्रा द्वीप शुरू हो जाता है, जो आपका किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का है। तो याद रखना निकोबार के सबसे नज़दीक कौन है? सुमात्रा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी आईएएस में ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? तो ये परवाल से बना हुआ है। परवाल एक जीव होते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं, परवाल एक जीव होते हैं। उन्हीं जीव के जो खोल होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और उन्हीं से जो है इस द्वीप का निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप परवाल से बना हुआ है, और अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी हो सकता है आगे पूछा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर है? तो याद रखना ये इंडिया का ये मैप है। ये तो पता है कि अरब सागर में यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भारत किस किस दिशा में स्थित है? तो याद रखना ये आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन? लक्षद्वीप। तो दिशा भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाए जाते? जो प्रवाल जीव होते हैं वो भारत के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो मन्नार खाड़ी में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाए जाते हैं क्योंकि उसी का बना हुआ है, कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, लेकिन काम्बे की खाड़ी में नहीं पाए जाते हैं। और काम्बे खाड़ी है कहाँ? ये भी गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप है? तो इसका आंसर है आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप है जो भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप अगर पूछा जाए तो आपका ये सालसेट द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो सालसेट द्वीप पर ही आपका मुंबई शहर बसा हुआ है, और मुंबई की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, इसीलिए सालसेट द्वीप
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, आबादी वाला द्वीप है। तो सालसेट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है, ये भी याद रखना। अगर आपसे ये भी पूछा सालसेट द्वीप कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, अरब सागर के बिल्कुल किनारे हैं और मुंबई इसी पर बसा हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, तो ये याद रखना ये कच्छ के रण में है। कच्छ के रण ये आपका गुजरात है, कच्छ के रण में ही कोरी क्रीक है, ये दलदली क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पर है। तो कोरी क्रीक सर क्रीक दोनों दलदली क्षेत्र है और याद रखना ये कच्छ के रण में है और याद रखना ये भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो 56 क्वेश्चन भारतपूर्ण मैंने करा दिया है। कहीं आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। ओके, थैंक यू।